हेलो मेरे चंगास, कैसे हो? तो क्लास 10th ICS स्टूडेंट कैसे हो? और कॉपी और पेन निकाल लो। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ मास की। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है यहाँ पे। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ मास। जैसे इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखे कि 1 मीटर को कैसे डिफाइंड किया गया इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यूनिट ऑफ मास कैसे डिफाइंड हुआ? सर, यूनिट ऑफ मास, जैसे मैं बोलूं कि अगर एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ मास ये होता है बाबू केजी। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है? केजी। किलोग्राम में उसको हम लोग मेजर करते हैं। एक और चीज माना गया, एक और चीज कि मास ऑफ 1 liter means 1000 ml of water at 4 डिग्री सेल्सियस, उसको बोला गया कि ये हमारे पास 1 kg के बराबर होगा। क्या? 1 kg के बराबर होगा। सर 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया गया? 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का एक एनामोलस बिहेवियर होता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी एक अलग तरीके से बिहेव करता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और वॉल्यूम क्या होता है? मिनिमम होता है। तो अगर मैं कुछ याद कर लो कि 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया गया, कि अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है, जो 20 रुपये वाली बॉटल खरीदते हो, 20 रुपये वाली बॉटल 1 लीटर की, उसके अंदर जो मास है, अगर उसको मेजर करोगे बीम बैलेंस से, तो जो मास आएगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले? 1 kg। सर 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया गया? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का एक एनामोलस बिहेवियर देखा गया। क्या? पहली चीज, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर का एक एनामोलस बिहेवियर देखा गया। दूसरी चीज, एनामोलस बिहेवियर का मतलब क्या होगा? एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। डेंसिटी इज मैक्सिमम। डेंसिटी क्या होने वाला है अपन लोगों के पास? मैक्सिमम होता है। सर डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब जो मॉलिक्यूल से बहुत आपस में बहुत क्लोज रहते हैं, क्या होते हैं? आपस में बहुत क्लोज होते हैं। इसीलिए हम लोग बोले क्या कि 4 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड मानो, और जो मास होगा 1000 ml वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हम लोग बोलते हैं 1 kg। सर क्या हुआ? कहानी नहीं। सर 1889 के अंदर हमारे पास, इन 1889 के अंदर हमारे पास इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स क्या किए कि प्लेटिनम और इरिडियम का एलॉय बनाया उन्होंने। प्लेटिनम और इरिडियम का एलॉय बनाया, जिसके अंदर प्लेटिनम 90% था और इरिडियम 10% था। जो मास ऑफ ए सिलिंड्रिकल पीस ऑफ प्लेटिनम इरिडियम मेटल बार है, उसको जो मास हुआ, उसका जो मास है उसको हम लोग बोलते थे वह 1 kg के बराबर है। क्या है? वह 1 kg के बराबर है। ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर कहाँ पे है? ये है हमारे पास पेरिस के अंदर। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, कि बहुत ध्यान से सुनना हमारे पास, कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ, इंटरनेशनल, बाबू इसको 1.5x पे करके देखना, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो ये कहां पे? ये है हमारे पास पेरिस के अंदर। ये कहां पे अपन लोगों के पास? ये है पेरिस के अंदर। इन्होंने बोला कि पेरिस के अंदर ये जो संगठन बनी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना, ये हमारे पास साइंटिस्ट मिलकर ये हमारे पास एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स का संगठन बनाया। और इन्होंने बोला कि एक हमारे पास लिया जाए, बहुत ध्यान सुनना, 90% प्लेटिनम प्लस 10% इरिडियम का मेटल एलॉय बनाया उन्होंने। 10% ये होगा हमारे पास
ये होगा अपन लोगों के पास मेटल का एलॉय बनाया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि जो मास होगा, मास ऑफ प्लेटिनम, इरिडियम एलॉय cylindrical metal piece kept in इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। तो ये हम लोग कहाँ पे रखा, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स और मेजर के अंदर इन्होंने ये सिलिंड्रिकल पीस बनाया प्लेटिनम इरिडियम ऑयल का, और उन्होंने इस मास को बोला ये मास किसके बराबर होगा, ये मास होगा केजी के बराबर। ये मास किसके बराबर होगा अपन लोगों के पास, केजी के बराबर। इस तरीके से यहाँ पे केजी को डिफाइंड किया गया, इस तरीके से यहाँ पे केजी को हम लोग डिफाइंड किए। बट सर ये हट क्यों गया, इसको रिजेक्ट क्यों किया गया? सर पहले चीज ये है कि क्या देखा गया कि 129 साल के अंदर, मतलब अप्रॉक्स 129 साल के अंदर 50 माइक्रोग्राम मास जो है वह लॉस्ट हो गया। कितना? 50 माइक्रोग्राम जो लॉस्ट, ये जो 50 माइक्रोग्राम मास इस प्लेटिनम इरिडियम एलॉय से वो लॉस्ट हो गया, वह तुम्हारे पास कहीं ना कहीं चला गया। सर क्या प्लेटिनम इरिडियम मेटल एलॉय जो है क्या वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है क्या? पहली चीज बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो प्लेटिनम इरिडियम मेटल एलॉय है वह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से, रेडिएशन का एमिशन होने की वजह से यहां पे कुछ मास लॉस्ट हुआ है। ये इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये स्टेबल एलिमेंट है। ये हमारे पास क्या है, ये जो एलॉय है हमारे पास, ये जो एलॉय है हमारे पास प्लेटिनम इरिडियम का जो एलॉय है, ये एक हमारे पास स्टेबल मेटल एलॉय है। ये एक स्टेबल मेटल एलॉय है। इसके अंदर कोई भी रेडियोएक्टिव फिनोमेना नहीं होती, यहां पे नो रेडियोएक्टिव फिनोमेना ऑब्जर्व। कोई भी रेडियोएक्टिव फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं हुआ। सर रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या होता है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट ये ऐसे एलिमेंट होता है जैसे हमारे पास यूरेनियम हो गया, वह रेडिएशन को एमिट करते हैं। क्या होता है हमारे पास? रेडिएशन को एमिट करते हैं, मतलब डेल्टा E इज इक्वल टू mc²। आप नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो आज से सुन लो। तो उन्होंने बहुत ध्यान सुनना बाबू, क्या किया उन्होंने 1889 के अंदर इस इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में इन्होंने प्लेटिनम इरिडियम का मेटल एलॉय बनाया, और उसके अंदर 90% प्लेटिनम था और 10% इरिडियम था। और उन्होंने जो एलॉय बनाया वह सिलेंड्रिकल शेप का था। उस मास को उन्होंने बोला, जो मास बना उस वक्त, तो उस मास को बोला कि वह हमारे पास 1 kg के बराबर है। बट यहां पे देखा गया कि 129 साल के अंदर 50 माइक्रोग्राम लॉस्ट हो गया। कितना? 50 माइक्रोग्राम। 50 माइक्रोग्राम सर कितना होता है? 50 माइक्रोग्राम कितना होता है? तो हमारे पास क्यों ऐसा रिजेक्ट हुआ? सर क्या ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है? ना, ये रेडियोएक्टिव एलॉय है नहीं। तो इसका मतलब सर तो ऐसा क्या हो गया वहां पे? तो इसका मतलब हमारे पास रीजन ये है कि ये हमारे पास रिजेक्ट क्यों हुआ, वाई इट गेट्स रिजेक्टेड। ये रिजेक्टेड क्यों हुआ हमारे पास? पहला रीजन ये हमारे पास, पहला रीजन ये है कि यहां पे हमारे पास जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते थे, डस्ट की वजह से, क्लीनिंग की वजह से, ये क्या होगा हमारे पास? क्लीनिंग की वजह से, कॉन्टामिनेशन की वजह से मास ऑफ वेरी स्मॉल गेट लॉस्ट। ये क्या हो गया हमारे पास? लॉस्ट हो गया। तो क्लीनिंग की वजह से सर कैसे? हमारे मान लो कोई सरफेस है, कोई सरफेस नया बनी है, और उसको ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे उस सरफेस को, जैसे हमारे पास मेटल का कोई सरफेस हो, ऐसे ऐसे करोगे, देखो कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं वहां पे। क्लीनिंग की वजह से भी कुछ पार्टिकल्स हल्का हल्का निकलते हैं।
तो क्लीनिंग की वजह से भी क्या होगा, हमारे पास कुछ मास का लॉस्ट हो जाता है। तो सर सेकेंड हमारे पास पहली चीज, दूसरी चीज ये हमारे पास ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट। सर इससे क्या दिक्कत है, सर इससे क्या दिक्कत है, देखो फिजिकल ऑब्जेक्ट है और मैं बोलूं कि दो चीजों से, अगर मैं बोलूं कि कौन सा चीज, जैसे मैं बोला कि एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, क्या उसकी वैल्यू कहीं भी चेंज होती है क्या, नहीं चेंज होती है। जैसे हम लोग फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर जब हम लोग पढ़ते हैं तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो सर अगर कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो वहां पे आप कहीं पे भी जाओ जी की वैल्यू सेम रहेगी। ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट पे क्या क्या हो सकता है, मतलब ये तो मेटल है, यहाँ पे कोरोजन होने का भाई चांस ज्यादा है कि नहीं भाई, कोरोड हो सकता है। अगर कोई भी मोटरसाइकिल को तुम छोड़ दो 3-4 साल के लिए, देखो वो कोरोड हो जाएगा, है कि नहीं, कोरोजन पकड़ लेता है, लाल लाल कलर का होता है ना, हल्का हल्का, तो कोरोजन हो जाता है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट के तरीके से यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया, इस मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम मेटल एलॉय को। तो इन्होंने बोला कि सर तब इसको हम लोग कैसे डिफाइंड करें, इसको कैसे डिफाइंड किया जाए। सर डिफाइंड करने के लिए दूसरी चीज, एक चीज और इंपॉर्टेंट है भैया, ये प्लेटिनम इरिडियम एलॉय जो है वह रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं है, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं है, या एमिशन, ये हमारे पास कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करता है, ये एक स्टेबल हमारे पास एलॉय है। तो सर आगे तो कैसे हम लोग डिफाइंड करें सर, तो अब हमारे पास अब सवाल ये है कि सर अब किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करें। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक फंडामेंटल कांस्टेंट लेकर आया गया, उसका नाम पड़ा हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्लैंक्स कांस्टेंट। सर प्लैंक्स कांस्टेंट की कुछ वैल्यू एक्यूरेटली और प्रिसाइजली उन्होंने निकाला और उसी के हेल्प से उन्होंने क्या किया, मास को मेजर करना स्टार्ट किया बाय यूजिंग ए किबल बैलेंस। सर किबल बैलेंस एक ऐसी मशीन है जो हमारे पास मास को मेजर करती है, बट वो मास को मेजर करती है, वहां पे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उसी के हेल्प से उस मास को हम लोग बैलेंस करते हैं। मास को बैलेंस करने के बाद हम लोग उसकी वैल्यू निकालते हैं। बट हम लोग के अंदर क्लास 9 के अंदर इतना डीप में तो है नहीं, तो सर डेफिनेशन ऑफ 1 kg क्या हुआ, देखो 1 किलोग्राम इज डिफाइंड बाय फिक्सिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट H। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है अपन लोगों के पास जब पढ़ेंगे, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट कहां पे यूज होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है। सर प्लैंक्स कांस्टेंट एक, बस जान लो कि प्लैंक्स एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से पड़ा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट H है उसकी वैल्यू एक्यूरेटली निकाली गई 10⁻34 है। तो 6.62607015 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, कितना होगा हमारे पास, जूल सेकेंड, ये वैल्यू निकाली गई। फिर बोला गया सर कैसे, तो इसी कांस्टेंट के हेल्प से मास को मेजर्ड किया गया विथ अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड कीबल बैलेंस। क्या होगा हमारे पास, कीबल बैलेंस। कीबल बैलेंस एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा इक्विपमेंट्स है जिससे हम लोग मास को मेजर करते हैं बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी यूज करते हैं, इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है और वहां पे, बट ये सब जो बोल रहा हूं वह उसका मतलब है नहीं, बस ये याद करना कीबल बैलेंस हम लोग कीबल बैलेंस जो क्या करता है वो मास को मेजर करता है। सबसे बड़ी चीज अब क्या हुआ, जैसे जब इसको इस तरीके से डिफाइंड किया गया तो यहां पे किलोग्राम, अब ये फिजिकल ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहा। अब फिजिकल ऑब्जेक्ट पे जब इस किलोग्राम को डिफाइंड ही नहीं किया गया तो फायदा ये हुआ कि भैया जो फिजिकल ऑब्जेक्ट पे जो डस्ट आते थे, जो कंटामिनेशन होता था, जो हमारे पास कोरोजन होता था, जो क्लीनिंग करने पे जो मास का लॉस्ट हो जाता था, उस सारी चीजें बच गए। अरे है कि नहीं। दूसरी चीज हमारे पास इट इज डिफाइंड बाय यूजिंग द फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर, मतलब नेचर का फंडामेंटल कांस्टेंट H जैसे G है वैसे फंडामेंटल कांस्टेंट H को H के हेल्प से हम लोग क्या किए, इसको मेजर करना हम लोग मेजर किए और यहां से हमारे पास 1 kg की न्यू डेफिनेशन पड़ी, है कि नहीं बाबू। चलते हैं यहां पे, सर सब यूनिट्स ऑफ किलोग्राम क्या होता है। जैसे अब ये बताओ किलोग्राम, अगर मैं बोलूं कि एक बहुत छोटा सा, अगर हमारे पास मिलीग्राम है, मिलीग्राम का मतलब बहुत छोटा यूनिट है हमारे पास, बहुत छोटा यूनिट है मास का। वैसे ग्राम भी एक छोटा यूनिट है मास का, बट एटॉमिक मास यूनिट भी एक छोटा मास है।
सोलर मास एक बड़ा यूनिट है, मेट्रिक टन एक बड़ा यूनिट है, क्विंटल भी एक क्या होने वाला है, बड़ा यूनिट है मास का। तो यहां पे ग्राम होता क्या, ग्राम, तो यहां पे बहुत ध्यान सुनना, ग्राम को कैसे, तो इसका मतलब हम लोग देखिए 1 केजी होता है अपन लोगों के पास 1000 ग्राम के बराबर, कितना, 1000 ग्राम के बराबर होता है अपन लोगों के पास 1 केजी। तो 1 केजी किसके बराबर होगा सर, ये होता है हमारे पास 1000 ग्राम के बराबर होगा, ये होगा हमारे पास। तो इसका मतलब ग्राम इज डिफाइंड एज, ये होगा अपन लोगों के पास 1000, ये होगा अपन लोगों के पास, ये होगा ग्राम इज डिफाइंड एज 1000 पार्ट ऑफ 1 केजी, उसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, 1 केजी किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम के बराबर होना चाहिए। हाँ सर, मिलीग्राम का मतलब क्या हुआ सर, मिलीग्राम की वैल्यू, मिलीग्राम का मतलब होता है अपन लोगों के पास, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, कितना होता है 10 की पावर -3 ग्राम। तो इसका मतलब 1 मिलीग्राम होगा अपन लोगों के पास, 1 मिलीग्राम होता है अपन लोगों के पास 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ये होगा अपन लोगों के पास ग्राम। 1 मिलीग्राम का मतलब हो गया अपन लोगों के पास 10 की पावर -3 ग्राम होगा, 10 की पावर -3 ग्राम होगा। सर 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 10 की पावर -3 केजी के बराबर। तो ये होगा 1 मिलीग्राम होता है 10 की पावर -6 केजी के बराबर। कितना होता है, 1 मिलीग्राम होगा अपन लोगों के पास 10 की पावर -6 केजी के बराबर होता है इसको। तो याद करना 1 केजी किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 मिलीग्राम कितना होता है, 10 की पावर -6 केजी के बराबर होता है। तो हम लोग ऐसे कैसे, ये होगा 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ 1 केजी। तो ये हमारे पास कैसे डिफाइंड होगा, इट इज डिफाइंड एज 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ 1 केजी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मिलीग्राम। क्या बोलते हैं हम लोग, मिलीग्राम। याद है ना, एक चीज बताया था, ये बताओ माइक्रो का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -6, मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3, नैनो का मतलब क्या होता है सर 10 की पावर -9। ये बताओ एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है 10 की पावर -10। ये बताओ यहाँ पे अगर मैं बोला पिकोमीटर है तो इसका मतलब ये कितना होता है, फर्मी कितना होगा सर, फर्मी होता है 10 की पावर -15, 10 की पावर -15। पिको का मतलब कितना होगा 10 की पावर -12। 1 क्विंटल किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बड़ी यूनिट है, मेट्रिक यूनिट है। तो 1 क्विंटल होता है अपन लोगों के पास, 1 क्विंटल जो होगा अपन लोगों के पास 1000 केजी के बराबर होता है। कितना, 1000 केजी के बराबर। अब लोगों ने इसको आसान कर दिया। अब ये बताओ 1000 केजी के जगह अगर मैं 1 क्विंटल बोल दूं तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मैं बोला भैया 1000 केजी है तो उसको मैं बोल रहा हूँ 1 क्विंटल के बराबर है। वैसे ही 1 मेट्रिक टन किसके बराबर होगा, 1 मेट्रिक टन होता है अपन लोगों के पास, 1 मेट्रिक टन जो होगा वो होगा अपन लोगों के पास, अरे सॉरी, ये होगा हमारे पास 100 केजी के बराबर, और ये होता है अपन लोगों के पास 1000 केजी के बराबर। तो 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, 100 केजी के बराबर होता है। और 1 मेट्रिक टन किसके बराबर होगा, 1000, मतलब 2000 केजी है तो 2 मेट्रिक टन, 4000 केजी है तो 4 मेट्रिक टन, 5000 केजी है तो 5 मेट्रिक टन, अगर 500 केजी है तो 5 क्विंटल, 200 केजी है तो 2 क्विंटल। अरे है कि नहीं, जब गेहूं चावल लेने जाते हो तो बड़े बड़े लेवल पे क्विंटल यूज करते हैं हम लोग, है कि नहीं, 5 क्विंटल दे दो, 6 क्विंटल दे दो, 10 क्विंटल दे दो, तो हम लोग क्या करते हैं, मेट्रिक यूनिट ऑफ मास हम लोग यूज करते हैं। आगे चलते हैं, ये होगा हमारे पास नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ मास। जैसे वहां पे भी यूज किए थे नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ क्या क्या था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, लाइट ईयर था और पार्सेक था। उसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग सारी चीजें पढ़े। सर एटॉमिक मास यूनिट का मतलब, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है कि जब भी कब यूज करते हैं इसको, जैसे हम लोग यूज करते हैं इसको एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल पे अगर इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए या प्रोटॉन का मास चाहिए या न्यूट्रॉन का मास चाहिए, तब हम लोग ये वाला फंडा यूज करते हैं, ये वाला फंडा यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइंड किया गया टू मेजर द मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स, मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मेजर करने के लिए। सर एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा हमारे पास, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास है हमारे पास, दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। ये क्या हमारे पास, स्मॉलेस्ट
यूनिट ऑफ मास, मास। और हमारे पास इट इज यूज टू मेजर, इट इज यूज टू मेजर, it is used to measure, it is used to measure mass of atomic particles, mass of atomic particles, atomic particles के मास को मेजर करने के लिए हम लोग ये बनाए। और यह है क्या, ये एटॉमिक पार्टिकल्स के मास जैसे केजी हो गया, जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया अपन लोगों के पास प्रोटॉन, और ये होगा अपन लोगों के पास न्यूट्रॉन। ऐसे मास को मेजर करने के लिए सर इसको कैसे डिफाइंड किया जाता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइंड करते हैं सर, इंपॉर्टेंट है। 1 AMU होता है हमारे पास, 1 AMU, अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होता है, समझ में आ रहा। 1 AMU देखो वो कैपिटल में होता है, ये स्मॉल में है। एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। तो 1 AMU किसके बराबर होगा, 1 AMU को कैसे डिफाइंड किया गया, जैसे 1 मीटर को डिफाइंड करने के लिए हम लोग लेकर आए स्पीड ऑफ लाइट को, 1 kg को डिफाइंड करने के लिए हम लोग यूज किए प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर को यूज किए। वैसे ही 1 AMU को डिफाइन करने के लिए हम लोग कार्बन 12 एटम का यूज किए। क्या, कार्बन 12, कार्बन का आइसोटॉप्स होता है, अरे कार्बन C12 होता है, C14 होता है, तो C12। तो यहां पे क्या होगा, 1 AMU इज द मास ऑफ, ये होगा हमारे पास 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो कार्बन 12 जो है हमारे पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, एटॉमिक मास कितना हो गया अपन लोगों के पास 12, एटॉमिक मास कितना हो गया अपन लोगों के पास 12। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 ये होगा हमारे पास 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। सर इसकी वैल्यू कैसे आएगी, मुझे पता है कि 1 मोल किसके बराबर होता है, ये बताओ। 1 मोल अगर मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 है हमारे पास एटम, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा सर, ये होगा हमारे पास 12 ग्राम। ये होगा हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम किसके बराबर होता है, तो याद करना 1 मोल अगर किसी भी एलिमेंट का निकालते हो तो वह मोलर मास के बराबर होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास जो भी होता है तो मोलर मास के बराबर होता है। तो सर 1 ग्राम किसके बराबर होगा, मैं बोला सर 1 ग्राम किसके बराबर, ये बताओ। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम मतलब 12 एटम, मतलब 12 एटम ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब कार्बन का जो 12 एटम होगा वह किसके बराबर, तो सर 1 मोल किसके बराबर होता है, यहाँ पे 1 मोल होगा 6 पॉइंट, याद है ना, मोल का मतलब क्या हुआ, कितना। अगर कोई भी नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। हाँ, तो ये होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये होगा अपन लोगों के पास एटम्स, कितना होगा अपन लोगों के पास, ये होगा एटम्स, ठीक है। तो इतने एटम्स का अगर मास देखा जाए तो ये 12 ग्राम के बराबर है। तो सर एक एटम का मास कितना हो जाएगा, देखो 12 ग्राम इसके बराबर है, तो सर एक एटम का मास जो हो जाएगा, एक एटम का मास हो जाएगा 12 डिवाइड बाई ये होगा 6.022 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर 23, है कि नहीं। याद करना 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मैं बोला 1 मोल ऑफ कार्बन 12 तो किसके बराबर होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के बराबर। वह किसके बराबर होगा सर, 12 ग्राम के बराबर होगा। तो एक एटम का मास कितना हो गया 12, क्योंकि 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो 1 एटम कितना होगा 12 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको यहाँ पे पुट्टाफिकेशन करेंगे, तो ये होगा 1/12। सर इसकी वैल्यू कितनी आई सर, एक एटम का हमारे पास मास कितना आ गया 12 ग्राम, ये आ गया अपन लोगों के पास 12 ग्राम डिवाइड बाई, और ये होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg आएगा, कितना आएगा। तो 1 AMU किसके बराबर होगा सर, 1 AMU जो होता है ये 1.67 या 66 इंटू 10 की पावर -27 kg के बराबर होता है। अरे यहां तक क्लियर हुआ। तो AMU कब यूज करते हैं, AMU बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है मास की, वह यूज करते हैं जब कोई भी एटॉमिक पार्टिकल्स का मास निकालना होता है तब यूज करते हैं। सर 1 AMU किसके बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। सर डेफिनेशन आ सकता है कि 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 AMU इज
1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 है कि नहीं। सर सोलर मास क्या होता है? सोलर मास एक बड़ा यूनिट होता है। एक सोलर मास क्या होता है अपन लोगों के पास? बड़ा यूनिट होता है। जैसे कोई भी हेवनली बॉडीज का मास निकालना है, जैसे कोई भी स्टार का मास निकालना है, कोई भी प्लेनेट का मास इन टर्म्स ऑफ सोलर मास निकालना है, या सोलर मास को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सोलर मास जो होता है, ये सोलर मास को डिफाइन किया गया, ये सोलर मास को डिफाइन किया गया, ये होगा हमारे पास मास ऑफ अ सन। मास ऑफ सन, सन का जो मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर मास बोलने वाले। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू अप्रॉक्स करीब इंटू 10 की पावर कितना होता है? 30 kg के बराबर इसको हम लोग लेते हैं। कितना? 1.99 या 2 इंटू 10 की पावर 30 kg के बराबर होता है। आप देख लेना। तो ये होगा हमारे पास सोलर मास किसके बराबर होगा? मास ऑफ सन के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं बोला 2 सोलर मास का मतलब सन का जो मास है उसका 2 गुना। अगर मैं बोला 0.5 सोलर मास है, मतलब जो सोलर मास है मतलब जो मास ऑफ सन है उसका आधा। तो इन टर्म्स ऑफ सोलर मास हम लोग क्या करते हैं? मास को मेजर करते हैं। ये हेवनली बॉडीज के लिए होता है, जैसे बड़ी बड़ी जितना भी हमारे पास मास है। अब ये बताओ, अब इतने बड़े मास को 10 की पावर 30 kg, अब उसको कैसे लिखोगे? उसको कैसे लिखोगे, है कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक बेसिक यूनिट बना देते हैं, नॉन मेट्रिक यूनिट, और उसी से हम लोग उसको मेजर करते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे मैं बोला अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लेते हैं। तो उस वही हमारे पास बेस लाइन बन गया, वही हमारे पास बेस बन गया। अब उसी के हेल्प से हम लोग जितने बड़े बड़े डिस्टेंस है उसको हम लोग कन्वर्ट करके लिखते रहेंगे, आसान हो जाएगा। अब बड़ा बड़ा नंबर लिखने से अच्छा है कि मैं एक सिंपल AU लिख दूंगा, 1 AU, 2 AU, 3 AU, है कि नहीं? तो ये रहा अपन लोग के पास बाबू यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो पहली चीज, यूनिट्स ऑफ लेंथ को कैसे डिफाइन किया गया था, याद है? सबको समराइज कर दे रहा हूं। तो क्या हुआ? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर के अंदर हम लोग प्लेटिनम इरिडियम का मेटल अलॉय बनाए, मतलब सिलिंड्रिकल के फॉर्म में था, और वही जो मास बना वही हम लोग बोले कि ये 1 kg के बराबर होगा। बट उसके अंदर दिक्कत ये आ रही थी कि बहुत सालों के बाद उसके अंदर कुछ मासेस लॉस्ट होने लगे, कुछ मासेस गायब होने लगे। तो लोगों ने बोला कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहां पे हमारे पास पता चला कि क्लीनिंग की वजह से भी हो सकता है, डस्ट की वजह से भी हो सकता है, कोरोजन की वजह से भी हो सकता है, कॉन्टामिनेशन की वजह से भी हो सकता है। दूसरा, तो लोगों ने बोला कि ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हटाकर एक फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर लेकर आए, फंडामेंटल कांस्टेंट के हिसाब से, मतलब एक ऐसा कांस्टेंट बनाए जो वैल्यू हमारे पास कहीं भी चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, मास है, प्लेस है, और क्या होगा अपन लोगों के पास? टाइम है। क्योंकि यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए बाबू क्या चीज चाहिए था? यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हमें एक ऐसा चॉइस चाहिए था, एक ऐसा रिक्वायरमेंट चाहिए था जो वह टाइम के साथ चेंज ना हो, टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ चेंज ना हो। तो प्लैंक्स कांस्टेंट भैया उसमें शामिल हो गया। तो उसी के हेल्प से बाय यूजिंग ए स्पेशल इक्विपमेंट्स कॉल्ड केबल बैलेंस, उससे हम लोग मास को मेजर करना स्टार्ट किए। नाउअडेज वही चीज हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वहां से यूनिट ऑफ मास केजी जो है वहां से हम लोग डिफाइन करना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद देखें सब यूनिट्स ऑफ मीटर क्या होता है, सब यूनिट्स ऑफ मास। तो हम लोग देखें कि ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है। तो लोगों ने बोला कि सर 1 मिलीग्राम कितना होता है? सर 1 मिलीग्राम और 1 माइक्रोग्राम कितना होगा? सर मिलीग्राम का मतलब हो गया अपन लोगों के पास 10 की पावर -3 ग्राम, मतलब 10 की पावर -6 kg। तो 1 kg के अंदर होता है अपन लोगों के पास 1000 ग्राम, है कि नहीं? तो यहां पे हमारे पास फिर एक बात आया कि सबसे नॉन मेट्रिक, जैसे वहां पे पढ़े थे नॉन मेट्रिक के अंदर AU, लाइट ईयर और पार्सेक। तो यहां पे भी अगर नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ मास देखोगे तो क्या आएगा बाबू? एटॉमिक मास यूनिट और सोलर मास यूनिट। सो ये बता, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या हुआ, कैसे डिफाइंड किया जाता है? सर एटॉमिक मास यूनिट इज समथिंग 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। तो हमें पता है कि 1 मोल क्या होता है? इट इज ए फंडामेंटल SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सर अगर एक पर्टिकुलर नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। तो 1 मोल होता क्या? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो लोगों ने बोला कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम किसके बराबर होगा? सर 1 मोल होता है अपन लोगों के पास मोलर मास के बराबर। तो 12 ग्राम किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो सर एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। ये होगा हमारे पास 12 ग्राम डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इसी के हेल्प से हम लोग क्या किए? 1 mu की वैल्यू निकाले और इसकी वैल्यू 1.67 या 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg आई। अरे यहां तक क्लियर हुआ? फिर उसके बाद सोलर मास आया। हम लोग मास ऑफ सन को एक रेफरेंस माने और बोले कि मास ऑफ सन को हम लोग बोलेंगे सोलर मास।
और उसी के हेल्प से बड़े बड़े मास, बड़े बड़े हेवनली बॉडीज का मास को हम लोग बहुत आसानी से लिख सके। और यहाँ पे अपन लोगों के पास रहा यूनिट ऑफ मास का पूरी की पूरी कहानी खत्म। आगे हम लोग चलेंगे यूनिट ऑफ टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइम का कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, मजा आने वाला है। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।